रिच डैड पुअर डैड, इस बुक से ना मेरा काफ़ी लव हेट रिलेशनशिप रहा है. दिस बुक वाज एक्चुअली गिफ्टेड टू मी बाय माय फादर. और मैंने सोचा इस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं. सो दिस इज रिच डैड पुअर डैड विद माय डैड. Hi guys, my name is Harsh Goela. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets, and this is our father. His name is Rahul Goela with 40 years of experience in stock markets. He has gone to SRCC, Shriram College, and he's a CA from A. Ferguson. और मैं उनका बेटा हूँ जो कॉलेज ड्रॉप आउट है. Okay, coming back to the point. The book Rich Dad Poor Dad. अब इस बुक का आई थिंक दैट हम सबकी लाइफ में काफ़ी, हमारी फैमिली काफ़ी मेजर इम्पैक्ट रहा है. Exactly. So इस बुक का थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ. So to give you a background about this book, Dad gifted me and Aditya this book. ठीक है? This was in, ये आपको फोटो में भी दिख जाएगा, 2005 दिवाली गिफ्ट था. This is Aditya's version. और ये क्यों था गिफ्ट? Because I remember उस समय हमारा कोई स्कूल प्रोजेक्ट कुछ करना था, कुछ विंटर हॉलीडेज वगैरह आ रही थी, कुछ स्कूल प्रोजेक्ट कुछ करना था हमें. एंड ऑब्वियसली स्कूल बुक्स की लिस्ट होती है, तो वी हैड टू बाय अ बुक, ऐसे कोई सीन था. बट यू सेड कि नहीं वो छोड़ो, इस बुक पे लिखो. एंड आई रिमेंबर मैंने इस बुक पे पूरी रिपोर्ट सबमिट की थी. वो तो टीचर ने स्क्रैप ऑफ कर दी थी बिकॉज इट वाज नॉट इन द करिकुलम एंड आई डोंट थिंक शी अंडरस्टूड दैट वेल. सो या तो उस समय रिमेंबर मुझे बुक्स हो गया था, क्या क्या बुक बता दी, मेरी बुक रिपोर्ट फेल हो गई, ये सब हो गया. सो दिस वाज इनसेन. और एक और स्टोरी आपको याद है वो रिलेटिव वाली स्टोरी? हाँ नहीं वो बताता हूँ मैं. आई थिंक इट वाज अराउंड 2005-6 ऐसे था कुछ. हाँ आई थिंक 2006 early 2006 होगा. मैं चाहता था कि तुम इस बुक को पढ़ लो. लाइक एंड योर प्रोजेक्ट वहाँ पे रिफ्यूज भी हो गया था, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट हो गया था. यू तो यू वर थिंकिंग कि ये बुक बेकार है कुछ काम के लिए. बट मैं बार बार इसी पे एम्फसाइज कर रहा था, इस बुक को पढ़ लो, इस बुक को पढ़ लो. तुमने नहीं पढ़ी. तो देन मैंने तुमसे कहा कि हमारी जो आंटी हैं, जो मेरी आंटी हैं, शी इज़ अ MBA. तो मैंने कहा तुम उनके पास बुक लेके जाओ, देखते हैं वो क्या कहती हैं. हाँ वो आज आंटी, हम रिलेटिव्स का नाम नहीं ले रहे, आंटी. हाँ तो फिर क्या हुआ, तो तुम उनके पास गए, तो थोड़ी देर में नीचे आ गए. तो मैंने कहा बड़ी जल्दी नीचे आ गए, प्रॉब्लम क्या हुई है ना. चलो कोई बात नहीं. इतने में उनका फ़ोन आ गया मेरे पास कि राहुल ये क्या कर रहे हो तुम, एक इतने छोटे लड़के को जो अभी स्कूल में ही है, उस समय आई थिंक आई वाज 8th और 9th. हाँ ऐसी था. तो उसको ये बुक पढ़ा रहे हो, तो उसका माइंड तो पैसों में चलने लगेगा, उसका माइंड पढ़ाई से फोकस से हट जाएगा. अब मुझे लगा कि क्योंकि मैं तो इसमें कन्विंस था कि ये फाउंडेशन होनी चाहिए, इसकी फाउंडेशन जो ये बुक देती है हमें, इसकी फाउंडेशन पे ही हमारी एकेडमिक पढ़ाई होनी चाहिए. तो फिर उन्होंने कहा ये राहुल ऐसी बेवकूफ़ी मत करना, इनको पढ़ने दो बच्चों को, इनको पढ़ाई करने दो. मगर मेरे हिसाब से पढ़ाई यही थी. जैसे वो आंटी सीजन फाइनेंस मतलब सीजन. हाँ तो मेरे हिसाब से पढ़ाई तो यही है. अगर ये नहीं आता तो कोई भी पढ़ाई काम की नहीं है. तो मैं उस चीज़ में शौक था कि मुझे भी शौक लगा. मैंने तो मैं उनके पास भेजा. वो MBA का बैकग्राउंड था, एक सक्सेसफुल बैंक ऑफिसर हैं, और वो कहती हैं तुम इनको दिमाग क्यों फोकस हटा रहे हो पढ़ाई से. मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर फोकस उसको भी पढ़ाई करो, मगर फाउंडेशन ये होनी चाहिए. क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग पैसा कमाते हैं, खर्चा करते हैं, सेव करते हैं, और वो सेविंग अगर ठीक से इन्वेस्ट कर दी जाए तो हम अलग लेवल पे जा सकते हैं. हाँ तो हम अगले लेवल पे जा सकते हैं. नहीं देन आफ्टर बियॉन्ड अ पॉइंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, आपकी पैसिव इनकम बिल्डअप हो जाएगी, वेल्थ बिल्डअप हो जाएगी. हम सब बात करने वाले हैं, एक एक करके बात करेंगे. हाँ ठीक है. सो आई रिमेंबर दैट स्टोरी, वो तो काफी इनसेन थी. ठीक है. अब इन टुडेज वीडियो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, सिंपल है. तो द 3 लेसन्स जो हमने म्यूचुअली डिसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है. हम वो डिस्कस करेंगे 3 लेसन्स, एंड हम पास्ट प्रेजेंट पे जाएंगे. यू कैन से कि आपका पास्ट उस टाइम पे जब आपने बुक पढ़ी थी तो आपकी जनरेशन में क्या टेक था, हमारी जनरेशन में क्या टेक है, और इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ फन. शुरू करें. ओके. सो द फर्स्ट थिंग इस जो हम दोनों को बड़ी पसंद आई, आई थिंक द स्टोरी लाइन. ठीक है. रिच डैड पुअर डैड दोनों की पैरेलल स्टोरीज चल रहे थे. अब रिच डैड पुअर डैड में काफी की डिफरेंसेस है. 3 डिफरेंसेस जो हमें बड़े इंटरेस्टिंग लगे. सबसे पहला डिफरेंस है, रिच डैड टॉक्स टू अस अबाउट मनी, पुअर डैड के हिसाब से पैसे की बात डिनर टेबल पर होनी नहीं चाहिए. बिल्कुल ठीक है. ठीक. दिस इज डिफरेंस. अब डैड आई विल टेल यू माय सिचुएशन. ठीक है. अब मेरे सिचुएशन में ये था, रिमेंबर, एक तो क्लियरली मतलब आप यू वर टेलिंग मी टू रीड दिस बुक व्हेन आई वाज इन 8th और 9th. ठीक है. तो क्लियरली मनी टॉक्स तो था ही. ठीक है. जो शायद हमारे रिलेटिव्स वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद. उल्टा उस समय भी बिना, रिमेंबर जब मैं स्कूल में था तो मुझे पता था कि अच्छा मेरे डैड के पास क्या हमारे एसेट्स कहाँ हैं, डैड के तक आप कितना कमा रहे हो, क्या हो रहा है. आई हैड एन आइडिया. ठीक है. बहुत मेन आइडिया, हमें आइडिया था. व्हेन आई यूज्ड टू आस्क दिस टू माय फ्रेंड्स, दे हैड एब्सोल्यूटली जीरो आइडिया.
एंड वो बड़ा अनक्यानी था कि अच्छा मेरे डैड कितना कमाता है मुझे थोड़ी पता है, मतलब या मुझे नहीं पता मेरे घर में एसेट्स क्या है. दिस अ वेरी कॉमन थिंग. सो ये तो एक चीज़ है. आई थिंक काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स भी जो हमें बोलते हैं कि उनसे पैसे के बारे में बात नहीं की जाती. आप हमारे साथ करते थे. सो व्हाट वाज दैट रीजन दैट यूज्ड टू टॉक टू अस अबाउट मनी? क्या वो ये बुक रीजन था या उसके पहले? क्योंकि आई रिमेंबर उससे पहले भी आप बात करते थे. एंड व्हाई डिड यू टॉक टू अस अबाउट मनी जबकि नॉर्म ऐसा ना था ना है? मेरे ख्याल से जहाँ तक किसी के फादर पहुँचते हैं, जहाँ तक मैं पहुँचा, तुम्हें आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है. कोई वहाँ से थोड़ी दोबारा शुरू करोगे जहाँ से मैंने शुरू किया था. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. अगर मैं एक लेवल पे आ गया हूँ, अब मैं चाहूँगा कि तुम यहाँ से इस लेवल से शुरू करोगे और आगे पहुँचोगे. तुम इस लेवल से जब भी शुरू कर सकते हो जब तुम्हें हर चीज़ मेरे बारे में पता है. तुम्हें हर चीज़ पता है. तुम कह रहे हो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, मगर मैंने तो तुम्हें हर चीज़ बताता था. ठीक है, मैं समझ रहा हूँ छोटे थोड़ा सा आइडिया हो गया, ये भी बहुत है. इतना भी सुना तुमने, बच्चे तो सुनते ही नहीं है. मगर मैं तो सब चीज़ A to Z पेपर पे लिख के बताता था. हमारे पास ये है, इस तरह से मैं अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान तुमसे डिस्कस करता रहता था. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फैमिली आगे बढ़ने के लिए. एंड जो लोग नहीं बात करते उनके माइंड में यही रहता है. एक्चुअली दूसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जनरली मेरा इंप्रेशन ऐसा है कि सपोजिंग अगर इफ़ आई वॉज नॉट डूइंग वेल तो मुझे तुम्हें बताने में शर्म आती. अगर मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लूज कर रहा होता तो तुमसे क्या आता, क्या कहता, मम्मी से क्या कहता मैं? तो इफ बिकॉज आई वॉज डूइंग वेल, मुझे लग रहा था कि स्टॉक मार्केट इज द फ्यूचर फॉर आवर फैमिली, तो आई टू शेयर एवरीथिंग. ये बताइए बहुत बड़ा टेस्टामेंट है. एंड एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि क्या स्टॉक मार्केट से एक्चुअली पैसा बनाया जाता है. एंड आइडिया इतना बहुत अच्छा में हम यही बोलते हैं कि आवर फादर इनकरेज्ड अस टू बी इन स्टॉक मार्केट्स. और कोई भी बाप अपने बेटे को कभी लॉस मेकिंग बिजनेस में आने को नहीं बोलता. आई नो सो मेनी पेरेंट्स जो बोलते हैं नहीं बिजनेस में मत आ, ये धंधा मत कर. जितने भी फादर एक्चुअली बिजनेस में ना, उनके बच्चों को इनकरेज किया जाता है कुछ और कर लो. 90%. हाँ, 90%. तो बट इफ अगर कोई फादर अपनी लाइन समझ गया है, उसे लग रहा है कि ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, इसके रूल्स ये हैं और हम इससे पैसा बनाया जा सकता है, तो वो बच्चों को लेके आएगा ही आएगा. बिकॉज इससे बेटर कोई चीज़ हो नहीं सकती. आई रिमेंबर गाइस, बीच में कभी कभी नो ऑफेंस दैट इतना इरिटेटिंग लगा था कि पापा आते थे कि सुनो मैं मम्मी आरडी हिंदी को देख रहे हैं, खत्म करो यार, नहीं सुनना कि ये पैसे यहाँ हैं, अब मैं पैसे का ये कर रहा हूँ. बट नाउ आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट. आई थिंक वो बहुत मेजर चीज़ थी कि जो मैंने इतना रियलाइज भी नहीं किया. और हम इसलिए अपने फ्रेंड्स आई थिंक काफ़ी फाइनेंशियली आगे निकलते थे. बिकॉज जब वही था, जब वो ये देख रहे थे कि वो एंट्री क्या होती है, गेमिंग पार्लर्स क्या होते हैं, ज़पैक वपैक, आई रिमेंबर उस समय गेम काउंटर स्ट्राइक क्या होता है, उस समय हमें बैंक की एफडी कैसे बनती है, पासबुक कैसे भरते हैं, चेक डिपॉजिट स्लिप वो सब कैसे भरते हैं, सब पता चला था. मेरे ख्याल से इफ़ यू गो इनटू स्पोर्ट्स, जो चाइना के टॉप एथलीट्स हैं, जिमनास्ट हैं, जापान के, ये वो, उन्होंने अपनी फील्ड में, अपनी स्पोर्ट्स लाइन में कब शुरू किया होगा? 21 साल में शुरू किया होगा स्पोर्ट्स को. नहीं ऑब्वियसली वो तो 3 साल की उम्र में उनके पेरेंट्स डाल दिया होगा. वही मेरा एम था. तो व्हाट इज, अगर आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बनना है तो व्हाट आई कुडंट हैव डन बेटर आपको उस टाइम में सिखाने के लिए. अगर किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है तो 3 साल में उसको क्रिकेट स्टार्ट, ही हैज टू बी ऑन द क्रिकेट फील्ड. अदरवाइज वो कहाँ है? 21 साल में शुरू करेगा तो कहानी खत्म हो गई उसकी. तो वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. So talking about wealth, money, how the family earns on the dining table every meal, बहुत अच्छा रहता है अगर डिस्कशन हो उसमें होना चाहिए. बट डैड आई फील अभी चेंज हो रहा है आजकल काफ़ी. मतलब एटलीस्ट हमारे जो फॉलो कर रहे हैं उनको तो मैं बहुत बोलता हूँ टू गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट मनी. ठीक है डैड, सबसे पहला चीज़ तो ये था. सेकंड चीज़ जो रिच डैड पुअर डैड की स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टिंग था ना. रिच डैड सिखाता है हाउ टू हायर, जबकि पुअर डैड इज टेलिंग देम हाउ टू गेट हायर्ड. अब इस बुक से एक ही हो जाता है कि डूइंग अ जॉब इज बैड, विच पर्सनली मुझे लगता है कि ठीक नहीं, मतलब ऐसा नहीं है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि इज डूइंग अ जॉब बैड? सी, आदमी जॉब करे या एक बिजनेस करे, अगर आपकी फैमिली का बिजनेस चल रहा है तो नॉर्मल प्रैक्टिस यही होगी कि आप उस बिजनेस में एंटर कर जाओगे. बट अगर कोई एक सिंगल पर्सन है हु इज कमिंग टू, एक बड़े शहर में आता है, काम करना चाहता है, पैसा नहीं है, तो जॉब से ही तो शुरू करेगा. उस जॉब से ही उसको पॉइंटर्स मिलेंगे, उसे एक लाइन दिखाई देगी कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ. तो जॉब और बिजनेस में कुछ गलत चीज़ नहीं है. बोथ ऑफ थिंग्स जनरेट मनी. और जो मनी जनरेट होती है, हमारा काम तो ये है, इस बुक का काम जो पढ़ाता है हमें, बुक पढ़ाती है बुक हमें, और हमने जो लेसन सीखे हैं कि उस जो सेविंग्स को कैसे ग्रो की जाए, वही थिंग है. मगर अल्टीमेटली द रिच पीपल आर द वंस who try and do their own startup
और उसको इतना बड़ा बिजनेस बना दिया जाए कि वो पैसिव इनकम बन जाए एंड वो चलता रहेगा। ठीक है डैड, बट सी हाँ आई गेस इसमें ये भी पर्सपेक्टिव होता है। तो ये तो एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा माइंडसेट का मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा जो माइंडसेट हम आगे बात करेंगे कि एक जगह ये पुअर डैड सिखाते हैं हाउ टू गेट हायर्ड, एक जगह वो इंटरव्यू में पास करने में बोले कि इंटरव्यू ले कैसे, तो ये दिखाई कितना डिफरेंस है। सेकंड चीज़, एक और चीज़ थी जो सॉरी थर्ड चीज़ जो रिच डैड पुअर डैड में डिफरेंस था, रिच डैड हैज़ नो डिग्री, ठीक है, एज इन वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं था बिजनेसमैन, पुअर डैड वो तो PhD। अब ये आई थिंक आज की सोसाइटी में बहुत चेंज हो रहा है फॉर द फैक्ट कि अब ना आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि अगर तुम्हारे पास डिग्री है तो ज़रूरी नहीं है कि तुम सक्सेसफुल हो गए, चाहे वो IIM IIT हो कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल हो गए। आपके टाइम में ऐसा नहीं था, आपके टाइम में डिग्री होना ज़रूरी था। सो व्हाट वाज द परसेप्शन, जैसे यू आर अ CA राइट, तो अगर आप CA मतलब क्या आप पे प्रेशर था CA करने का, इसलिए सब कर रहे हैं, हमारे परिवार में काफ़ी लोग CA इसलिए आपको CA था, व्हाट वाज द परसेप्शन, ये था आपके टाइम में कि अगर आप डिग्री नहीं करोगे तो यू वोंट डू वेल इन लाइफ? पहला पॉइंट तो ये है, तुम कहते हो PhD करते हैं लोग और कुछ नहीं करते। अगर तुमने मुझे सुनाया है 10 साल की एज से, अपनी फैमिली को सुनाया तुमसे बात करते हुए एट फ्रॉम द एज ऑफ 10, तो तुमने भी तो 6 PhD कर ली। PhD का मतलब वो तो डिग्री है। अब मैं भी एज अ फैमिली पर्सन आई गिव यू डिग्री कि आपने 10 PhD की हुई है, आप 20 साल से स्टॉक मार्केट में सुन रहे हो, तो इज इट नॉट अ PhD? मतलब ये तो हम वैसी बात करते हैं, ये तो वैसे एक यूनिवर्सिटी देती है PhD और एक घर का सीखा हुआ आदमी अपने पेरेंट्स का बिजनेस समझते हुए 10 साल की उम्र से बैठता है, तो वो PhD नहीं है, वो PhD है, ठीक है ना। मगर हमारे टाइम में क्या था, अब मैंने CA क्यों करा, CA इसलिए करा क्योंकि मेरे को पढ़ाई का शौक था, स्कूल में बहुत अच्छा करता था, बट मेरे को इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में भी था, पैशन था। श्रीराम कॉलेज में चला गया, वहाँ से स्टिल पढ़ने का मन कर रहा था, तो वहाँ से CA ज्वाइन कर लिया, मेरे ब्रदर भी CA थे, तो ऐसे दोस्तों के साथ CA करते करते कंप्लीट कर लिया। बट इंटेंशन कुछ भी नहीं थी, इंटेंशन बस सिर्फ ये थी कि मुझे स्टॉक मार्केट में अंदर आके साथ में काम करना है फैमिली के। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, आप ये पॉइंट तो आई कम्प्लीटली अग्री कि फॉर द फैक्ट के काफ़ी लोग हैं जो एक्चुअल बिजनेस सीख जाते हैं अपने, वो डैड होते हैं, चांदनी चौक में कितनी फैमिली होती है जो बच्चे बस वो कुर्सी में बैठे बैठे पूरा बिजनेस समझ जाते हैं। कितनी ग्रिप आ जाती है अपने बिजनेस पे, एक कस्टमर को देके वो समझ लेते हैं कस्टमर किस रीजन से आया, खरीदेगा भी नहीं खरीदेगा, वो सबसे बड़ी PhD है कि आंखों में देख के आदमी पहचान लेता है अपने कस्टमर को। ये तो आई कम्प्लीटली अग्री। सो सबसे पहला रिच डैड पुअर डैड, ये तो हमने ये स्टोरी लाइन का डिस्कस किया। अब सेकंड चीज जो इस बुक से आई थिंक दोनों को इंटरेस्टिंग लगी, एक तो एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। हमें क्या लगता है कि गाड़ी खरीदी एसेट है, मैंने कुछ फर्नीचर ले लिया एसेट है, बट इन एक्चुअलिटी ये पैसे ले रहा है, इट्स नॉट अर्निंग मनी, तो ये एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। सो एसेट इज एनीथिंग जो आपको पैसे कमा के देता है, लाइबिलिटी इज एनीथिंग जो आपसे पैसे ले रहा है। तो गाड़ी है, मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, पार्किंग के पैसे दे रहा हूँ, पेट्रोल के पैसे दे रहा हूँ, उसकी मेंटेनेंस के पैसे दे रहा हूँ, अपकीप के पैसे दे रहा हूँ, इंश्योरेंस है, सो लाइबिलिटी। अब ये मुझे कैसे क्लियर हुआ, आई रिमेंबर ये हम हमेशा रेंट पे रहते थे काफी, फॉर आई थिंक 10-15 साल से हम रेंट पे ही है। तो मैंने आपसे पूछा था कि हम डैड रेंट पे क्यों रहते हैं, हम वाई वी स्टेइंग ऑन रेंट, तो आपने उस समय बोला था कि हाउस इज अ लाइबिलिटी, वो प्रॉपर्टी एसेट है। कैसे, टू फॉर सबको समझाते हैं कि जो पत्थर है, जो घर है, उसमें जो पत्थर है, सीमेंट है, जो सरिया लगा हुआ है, वो तो इट्स डिप्रिशिएटिंग विद द आवर, राइट। एप्रिशिएट क्या कर रहा है, जमीन की वैल्यू अप्रिशिएट कर रहा है। तो अगर आप फ्लैट में हो तो एक्चुअली अप्रिशिएट क्या करेगा, हम फ्लैट में वो जमीन की वैल्यू अप्रिशिएटिंग, नॉट द फ्लैट, वो तो विद टाइम डिटरेट कर रहा है। तो एक एसेट लाइबिलिटी का काफी हम इंटरेस्टिंग सीखे। सो दैट वाज दिस द रीजन कि हम रेंट पे रहते थे टाइम से? हाँ, दिस वाज द रीजन था ये। तो बट हमने क्या करा था, हमें तो एसेट चाहिए थे, तो हम वी केप्ट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज एंड प्लॉट्स इन लैंड जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं, वी नेवर बॉट अ फ्लैट, और किराए पे रह रहे थे जहाँ पे जो एरिया में अच्छा लग रहा था, वी कुड हैव आल्सो बॉट इट देयर। बट आई थिंक कि अपार्टमेंट जहाँ पे लैंड नहीं है तो उसकी तो वैल्यू डिप्रिशिएट ही करती रहेगी भाई। जो इन्वेस्टर आदमी है ना, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सोच देखता है। हाँ, एंड दैट वाज मेरा ग्रोइंग पीरियड था वो, तो आई हैड टू ग्रो एट अ गुड रेट, ग्रोथ रेट मैटर करता है। एंड टुडे व्हाट इज हैपेंड टुडे, नाउ आई थिंक मैंने कर चुका हूँ काम काफ़ी, तो नाउ आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई कैन स्प्लर्ज मनी जैसे भी कर सकता हूँ। अब मे बी इन 6 months टाइम वी आर नाउ इन अ न्यू हाउस, नाउ इन अ ओन बंगलो। तो it during that age now I'm financially free, I need not work, it is all my choice, I need not invest, but I love to invest.
तो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम. इनिशियली यू मस्ट इन्वेस्ट इन द राइट थिंग. यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है. 90% ऑफ अस लाइबिलिटीज ही खरीदते हैं. वो तो फैक्ट है. लाइबिलिटीज सिर पे नहीं आती है, हम खरीदते हैं, पैसे दे के लाइबिलिटीज खरीदते हैं. लाइबिलिटीज कहते हैं. आई थिंक सबसे बड़ा एग्जांपल यही होगा कि लॉट ऑफ पीपल सब महंगे फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है, EMI में सस्ते में जाते हैं, 40,000 का 50,000 फ़ोन, जबकि रियलिटी में ज़रूरत होती नहीं है. जरूरत ही नहीं होती. तो जो अब हाँ ये है कि यू माइट से कि वो 20,000 का फ़ोन सस्ता है, बट इफ़ यू कीप यूजिंग इट आपको फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपका पैसे निकलेंगे नहीं जेब से. द रीज़न अब गाड़ी में तुमने कहा इफ़ यू ओन अ कार, उसमें इंश्योरेंस भी है, पेट्रोल भी है, ड्राइवर भी है, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस सब कुछ है ना. तुम कंपेयर करो, एक अच्छी गुड क्लास ओला गाड़ी को मंगा लो और अपनी गाड़ी रन करो. इट इज़ 1/3 द प्राइस. तो जस्ट स्पेंड, आप वहाँ पे खर्च करो. व्हाई डू यू वांट टू टेक द हेडेक ऑफ बाइंग अ कार, पेइंग EMIs, दिस एंड दैट. सो देयरफॉर लाइक आप जैसे कह रहे हो, गाड़ी इज अ लायबिलिटी, मगर बैलेंस शीट में वो एसेट दिखाया जाता है. बैलेंस शीट में एसेट दिखाया जाता है वो. एक फैमिली सीक्रेट बताऊं, मैंने और आदित्य ने ज़बरदस्ती गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वरना डैड का बस चले वो सब बेच के ओला उबर हम जिंदगी भर उसको यूज़ करें, बट हमने अभी भी रखी है बिकॉज वी फील ज़रूरत है. बट हाँ, तो यही होता है. ओके, थर्ड चीज़ इसमें जो इस बुक से मैं सीखा, थर्ड चीज़ सबसे मेजर जो मेरा शिफ्ट हुआ था व्हेन आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग दिस बुक, वो माइंडसेट था. माइंडसेट कैसे कि अब हम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से ही हैं, अब सबका दिमाग रहता है सेव करो सेव करो. ये मैंने बहुत देखा, सेव करो, मतलब इस बुक से जो मैं सीखा है कि यू कांट गेट रिच ओनली बाय सेविंग. मतलब नोबडी, आप देखो अपने आसपास, नोबडी हैज गॉट रिच बाय सेविंग मनी. कोई नहीं हुआ. सेव भी करते हैं, अब सेविंग में रिस्क लेना ही नहीं है, जीरो रिस्क, क्योंकि इसलिए दैट इज वाई हम FD में पार्क करते हैं पैसे, ताकि बैंक तो सेफ है. बैंक तो सेफ है, ठीक है. सो दैट इज वन थिंग जो मुझे माइंडसेट से बहुत ही मेजर हुआ कि सेविंग्स कैन नॉट मेक यू रिच. आपने व्हाट इज द माइंडसेट दैट यू लर्न, बिकॉज आई नो माइंडसेट फोकस दो इस बुक से, व्हाट इज द माइंडसेट दैट यू गॉट. माइंडसेट ये है कि एक तो फॉर एग्जांपल इस टाइम की पीरियड बात कर रहे हैं, लो इंटरेस्ट रेट फेज है हमारा, अभी ऐसे ही रहेगा. अमेरिका में तो 25-40 साल से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चल रहा है. अब बैंक में पैसा रखोगे, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसमें इन्फ्लेशन ही कवर हो जाए, वही बहुत है. नाउ अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ में है तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा. रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है. रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है. इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं है. आपका फ्यूचर बन ही नहीं सकता सेविंग, अगर आप सेविंग्स को एक बैंक में FD डालने की बात करो, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स. जैसे हमारे टाइम में तो रियल एस्टेट और गोल्ड वाज द बेस्ट थिंग. आज के दिन फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन रियल एस्टेट को भी और गोल्ड से भी. तो हमें फाइनेंशियल एसेट्स लेना पड़ेगा. उस फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने के लिए थोड़ी सी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी. एंड दिस इज द माइंडसेट ऑफ रिच डैड वुड बी कि आपको रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट्स करनी है विच विल बीट आपका जो करंट इन्फ्लेशन रेट है. और जो पुअर डैड की थिंकिंग है इसमें, वो सिर्फ जॉब फोकस करेगा, अपनी सेफ्टी पे ध्यान देगा, रिस्क लेगा नहीं, बैंक में रखेगा, चाहे वो भले ही उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहे, बट वो भी खुश है. बट माइंडसेट ये है कि अगर किसी को रिच बनना है तो उसको रिस्क लेना पड़ेगा. अगर किसी का माइंडसेट ये है मैं तो ठीक हूँ एज इट इज, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो पुअर डैड की माइंडसेट कहलाएगी. सो गाइस, ऑल इन ऑल दिस बुक इज अ मस्ट रीड. एक बार जरूर पढ़ना, ये एक्चुअली बहुत मेजर माइंडसेट शिफ्ट करता है एंड वी हाईली रिकमेंडेड. इसके साथ साथ एक YouTube बनी थी मेरी और आदित्य की ऑन टॉपिक कॉल्ड CFA versus CA. तो उसमें दोनों की इंपॉर्टेंस दी हुई है. CA की रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, CFA कहाँ पे फिट इन होता है, एंड देयर इंपॉर्टेंस इन स्टॉक मार्केट में. आप उस YouTube को जरूर देखिए.